हेलो बच्चों, अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा और मतलब दाब पढ़ा, प्रेशर पढ़ा और प्रेशर तरल के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे ऊपर जाते समय क्या परिवर्तन होता है, नीचे जाते समय क्या परिवर्तन होता है और प्रेशर के ऊपर घूर्णन करते समय यानी जब द्रव घूमता है तब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर किए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। तो सबसे पहले पास्कल का नियम हम अपने डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मंजन ब्रश ब्रश करते हैं ना, टूथब्रश, उसका टूथपेस्ट निकालने के लिए हम उसके ट्यूब को पीछे से दबाते हैं। तो जब हम ट्यूब को ऐसे पीछे से दबाते हैं तो आगे उसके क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है यानी कि पेस्ट निकलता है। यानी जो प्रेशर हम पीछे की तरफ लगाते हैं वही प्रेशर फ्लूइड में ट्रांसफर होते होते आगे की तरफ तक पहुंच जाता है और फ्लूइड बाहर निकलता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाया सबसे पहले सन 1652 में ब्लेस पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, जो क्या कहते हैं, उनके सिद्धांत को हम लोग कहते हैं पास्कल का प्रिंसिपल यानी पास्कल्स प्रिंसिपल। पास्कल का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो देखिए इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। इट स्टेट्स दैट ए चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of the liquid and to the walls of the container। यानी कि किसी भी इनक्लोज्ड यानी बंद, इनकम्प्रेसिबल यानी कि असंपीड द्रव्य में, तरल में अगर हम उसके दाब में कोई परिवर्तन करते हैं तो वह परिवर्तन बिना क्षय हुए पूरे द्रव में प्रत्येक भाग में बराबर बराबर यानी यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, बिना क्या हुए, बिना डिमिनिश्ड हुए, बिना क्षय हुए। क्लियर है। A change in the pressure applied to an enclosed incompressible fluid, ठीक है। तो दो तीन शर्तें हैं, क्या क्या, फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए और इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें तो मान लीजिए हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, ठीक, कोई बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने क्या भर दिया, कुछ हिस्से तक, कुछ भाग तक द्रव भर दिया, कोई भी लिक्विड भर दिया, मान लीजिए कि जल भर दिए, और वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल को हिंदी में क्या कहेंगे, असंपीड्य, असंपीड्य द्रव। हमने असंपीड्य लिक्विड भर दिया, अब इसके ऊपर क्या लगा दिए, एक पिस्टन लगा दिए, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिए। अगर पिस्टन का आप एग्जांपल समझना चाहें तो आपने पिचकारी देखा होगा, होली दिवाली, होली में जो हम लोग यूज करते हैं, और उस पिचकारी को जो हम खींचते हैं तो एक वाल्व जैसा लगा होता है, रबड़ का जनरली होता है, उसी को कहते हैं पिस्टन, उसी को ऐसा होता है। सुई लगाने वाले सिरिंज में होता है पिस्टन, ठीक है, जो आगे पीछे खींचते हैं तो निकल फ्लूइड पाइप में आगे पीछे जिसकी वजह से होता है, तो ये है पिस्टन। अब मान लीजिए हम इस पिस्टन पे क्या कर दिए, कुछ पदार्थ रख दिए, पिस्टन पे क्या रख दिए, कुछ वेट रख दिए, ठीक। जब कुछ वेट रख दिए तो होगा क्या, जब वेट रख दिए तो इस वेट की वजह से इस लिक्विड पर प्रेशर लगा होगा, फ्लूइड दबा हुआ है, पूरी तरीके से जितना पॉसिबल था उतना कंप्रेस हो चुका है। अब मान लीजिए इस फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर आपको प्रेशर निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पर P पर प्रेशर निकालना है, ठीक है ना, और P पॉइंट इस फ्लूइड में H हाइट के नीचे है, कितने नीचे है, H हाइट के नीचे है, ठीक है। अब H हाइट के नीचे P पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, या इस पॉइंट का नाम चेंज करके हम Q कर देते हैं क्योंकि P फॉर प्रेशर होता है, तो Q पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, Q पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो प्रेशर एट पॉइंट Q इज इक्वल टू, एक तो होगा रो जी एच जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, रो जी एच, और एक प्रेशर होगा वायुमंडल के हवा के कारण यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक प्रेशर होगा
इसके ऊपर अप्लाई किए गए जो मास है उस मास को अगर हम फोर्स में कन्वर्ट करें यानी mg और डिवाइडेड बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एक प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक और एक प्रेशर हो गया ये वेट का। इन दोनों को अगर हम P एक्सटर्नल मान लें यानी दोनों मिलके कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो Q पॉइंट का टोटल फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट और ρg h। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब अगर हम क्या करें, इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा मास और शिफ्ट कर दें, क्या करें, कुछ पार्टिकल और ले आए। अगर कुछ पार्टिकल और ले आए तो निश्चित रूप से एक्सटर्नल वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो Q पे नया प्रेशर कितना हो गया, Q पे नया प्रेशर कितना होगा, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा P एक्सटर्नल पहले से था प्लस जो चेंज हुआ वो और प्लस ρg h हुआ कि नहीं हुआ। जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोगों ने बाहर से लगाया वो वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें यानी जब ये एक्स्ट्रा वाला नहीं आया था तब का प्रेशर और जब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए, प्रेशर लगा दिए तब का प्रेशर, दोनों प्रेशर का अगर हम डिफरेंस निकालें तो पी क्यू डैश माइनस पी क्यू की वैल्यू सीधे किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा पी के। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि भले ही हम लोगों ने प्रेशर लगाया है इस वाले हिस्से पर, सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, लेकिन वो प्रेशर बराबर बिना किसी नुकसान के अनडिमिनिश्ड तरीके से कहां पहुंच गया है, लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर, यानी यहां पहुंच गया है। और ध्यान से देखिए ये जो चेंज है, क्योंकि दो स्थितियों के प्रेशर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस H पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो चेंज प्रेशर में Q पे हुआ होगा वही प्रेशर बेस में भी हुआ होगा, वही प्रेशर यहां भी हुआ होगा, वही प्रेशर यहां भी हुआ। इसका मतलब जो हमने एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया वो एक्सेस प्रेशर बराबर तरीके से सारे लिक्विड के हर पार्ट में क्या हो गया, फैल गया। सो द चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the container। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो कंटेनर है, ठीक, वो ऐसा बंद नहीं है, ओपन है, तो क्या होगा, तो अगर बंद नहीं है, ओपन है, तो चेक करते हैं क्या होगा। अगर कंटेनर बंद नहीं है, कैसा है, ओपन है, तो क्या होगा। तो देखिए मान लिया कंटेनर ऐसे है और कंटेनर ओपन है, तो जो भी प्रेशर लग रहा होगा, कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, जो प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और जो डेप्थ होगी उस डेप्थ की वजह से प्रेशर लगेगा किसी भी पॉइंट पर। तो मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्लस ρg h, क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्लस ρg h। ठीक, अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो किस वजह से है, एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से है और ऊपर के लिक्विड की वजह से है। इसी के पैरेलल पॉइंट पे अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें, यानी मान लीजिए इसका नाम रखें A और इस पॉइंट का नाम रखें B, तो B पर प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस ρg h होगा कि नहीं होगा। और अगर A और B आपस में सेम लेवल पर है तो दोनों के बीच में जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों के बीच में जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ये ओपन लिक्विड है और पार्टिकल किसमें है, रेस्ट पर हैं, तो सेम लेवल का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। और एक चीज ध्यान से देखिए, अगर फ्लूइड किसमें है, रेस्ट पे है, तो मान लीजिए कंटेनर में फ्लूइड है, ये कंटेनर में क्या है, फ्लूइड है। ठीक, हमको चेक करना है कि क्या फ्लूइड का प्रेशर हर तरफ बराबर होता है अंदर। तो एक ही लेवल पे मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी, क्या ये प्रेशर इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है दोनों साइड से
तो अगर हम एक सिलेंडर कंसीडर कर लें लिक्विड का, तो इस सिलेंडर पे इस तरफ से प्रेशर लग रहा है P1 और इस तरफ से प्रेशर लग रहा है मान लीजिए P2। अगर ये P1 और P2 बराबर हुए तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। अगर ये P1 और P2 बराबर नहीं हुए तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो लिक्विड क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। इसलिए पास्कल के लॉ का यानी पास्कल के प्रिंसिपल का दूसरे तरीके से अगर स्टेटमेंट दें तो क्या देंगे? प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। यानी जो भी प्रेशर हम किसी पॉइंट पर देते हैं वो प्रेशर यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में बराबर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। और सेम लेवल ऑफ फ्लूइड में रेस्ट की कंडीशन में दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। यानी सेम लेवल में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन पास्कल के लॉ का ओरिजिनल स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं या किसी एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप पास्कल के लॉ का यही स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब देखिए पास्कल का लॉ जब पढ़ लिए तो पास्कल के लॉ पर बेस्ड कुछ चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पास्कल के लॉ पर बेस्ड कुछ क्या है? उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको बोल सकते हैं द्रव उत्थापक। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्थापक। जो उत्थान कर रहा हो, जो क्या कर रहा हो? उत्थान, यानी जो ऊपर उठा रहा हो, क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? तो वर्किंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। किस चीज के लॉ पर बेस्ड है? किसके लॉ पर बेस्ड है? पास्कल्स लॉ के। और लॉ क्या कहता है? पास्कल्स प्रिंसिपल कहता है इफ की अगर किसी असंपीड्य द्रव के किसी भी भाग में प्रेशर बढ़ाया या घटाया जाएगा, यानी प्रेशर लगाया जाएगा, तो वह प्रेशर बिना क्षय हुए लिक्विड के सभी भाग में क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इस प्रिंसिपल पर आधारित एक कॉन्सेप्ट देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसका यूज है टू लिफ्ट। यूज क्या है? टू लिफ्ट हैवी वेट। क्या करता है? हैवी वेट्स को उठाता है। टू लिफ्ट हैवी वेट, जैसे स्क्रू गेज। स्क्रू वो क्या बोलते हैं? प्रेशर स्क्रू बोलते हैं, जिस पर हम किसी चीज को उठाते हैं। ठीक है ना? ठीक, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है आपके पास गाड़ियों को उठाने के लिए स्क्रू जैक। क्या है? स्क्रू जैक, जो किस पर बेस्ड है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड है। एक आदमी ऐसे ऐसे घुमा करके किसी भी चीज को उठा दे रहा है, तो वो जनरली किस पर बेस्ड है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड है। स्क्रू गेज एक अच्छा एग्जांपल ना दे करके हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कहां कहां हो सकता है? तो आपने देखा होगा जेसीबी में पाइप्स होती हैं, जेसीबी का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो इसका एक सिंपल, सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो कंटेनर होते हैं, ठीक, जिसमें एक कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे कंटेनर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तुलना में बहुत ही ज्यादा रखा जाता है। तो दो कंटेनर हैं, ठीक, ऐसा बना हुआ है। दोनों कंटेनर आपस में कनेक्टेड हैं। तो मान लीजिए इसमें हमने लिक्विड भर दिया। क्या कर दिया? लिक्विड भर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया? लिक्विड भर दिया। तो हम लोगों ने देखा था कल कि अगर हम किसी कंटेनर में दो लिक्विड भर के और उन्हें आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? अगर हम किसी कंटेनर में लिक्विड भरकर उन्हें हम क्या करें? आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? लिक्विड पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर होगा, तब तक जब तक कि दोनों साइड का लेवल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। अब अगर दोनों साइड का लेवल क्या हो गया?
सेम है, ऐसे रखा हुआ है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिए, इसके ऊपर क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए ए आई, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए ए ओ। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए ओ। पतले वाले साइड को बोलते हैं इनपुट साइड, इनपुट आर्म, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट आर्म। और इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोला जाता है आउटपुट आर्म। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट आर्म, जहां हमको आउटपुट मिलता है। अब होता क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में अगर हम इधर से कुछ फोर्स लगाएं, ठीक है, तो वह फोर्स की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा। वो एक्सेस प्रेशर पूरे लिक्विड में बिना लॉस हुए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसमिट होके वही प्रेशर आगे आते आते यहाँ पर पहुंचेगा, और जब वो प्रेशर यहाँ पहुंचेगा तो हमको एक लिफ्ट ऊपर की तरफ मिलेगी, ठीक है। यानी कि इस साइड पर अगर हम एक फोर्स लगाएं और उस फोर्स का नाम रखे एफ आई, आई फॉर इनपुट, ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे। एक क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, कहां पे, नीचे की साइड। और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो इनपुट प्रेशर कितना होगा, यानी इनपुट प्रेशर, प्रेशर ऑन इनपुट साइड क्या होगा, से लेट इट इज पी आई, तो इट विल बी इक्वल टू एफ आई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इनपुट साइड। क्लियर है, एफ आई। अब यही प्रेशर इधर से ट्रांसफर होते 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 कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो जब वो लिक्विड यहां पहुंचेगा तो प्रेशर कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी प्रेशर जब यहां पहुंचेगा तो प्रेशर कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। इस प्रेशर को मान लेते हैं, इधर हम लोगों ने माना था पी आई, तो इधर हो गया पी ओ, ठीक। तो आउटपुट साइड पे प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर ऑन आउटपुट साइड, प्रेशर ऑन आउटपुट साइड, जिसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्रेशर लिख सकते हैं। आउटपुट प्रेशर पीओ इक्वल टू क्या होगा, तो भाई जब प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा तो हमको ऊपर की साइड में एक क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ऊपर की साइड क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा, अपवर्ड फोर्स मिलेगा। और उस अपवर्ड फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ ओ, यानी आउटपुट फोर्स। क्या लिख सकते हैं, एफ ओ यानी आउटपुट फोर्स। तो हम अगर आउटपुट फोर्स की वैल्यू चेक करें तो आउटपुट प्रेशर बराबर हो जाएगा पीओ डिवाइडेड बाय इक्वल टू एफओ डिवाइडेड बाई एओ, ठीक है। जहां ए आई क्या है, इनपुट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एओ क्या है, आउटपुट साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एफ आई इनपुट फोर्स है और एफओ आउटपुट फोर्स है। पास्कल का लॉ कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, एनी पार्ट ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन ए क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। तो जो प्रेशर हमने यहां अप्लाई किया है वही प्रेशर पूरे लिक्विड में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि पी आई और पीओ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम पास्कल्स लॉ पी आई शुड बी इक्वल टू पीओ। इसका अर्थ है कि एफ आई डिवाइडेड बाई ए आई, एफ आई डिवाइडेड बाई ए आई इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई ए ओ। क्लियर है, इसका मतलब है एफ ओ इज इक्वल टू आया ए आउटपुट ए ओ डिवाइडेड बाई ए इनपुट ए आई इंटू एफ इनपुट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ए आउटपुट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ए इनपुट। इसका मतलब है कि एफ आउटपुट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एफ इनपुट। अतः हम लोग कम फोर्स लगा करके ज्यादा वजन को क्या कर सकते हैं, ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं लिफ्ट। और क्योंकि यह लिक्विड से चल रहा है इसीलिए कहते हैं हाइड्रोलिक। तो हो गया द्रव उत्थापक या द्रव चालित उत्थापक। क्लियर हो गया।
तो द्रव की वजह से ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आई? अब ध्यान रखिए कि एओ और एआई यानी आउटपुट एरिया और इनपुट एरिया का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही गुना होगा आउटपुट फोर्स किसके कंपैरिजन में, इनपुट फोर्स के कंपैरिजन में। जैसे अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू है 100 मीटर स्क्वायर और इसकी है 5 मीटर स्क्वायर, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 20। तो अगर हम इस साइड 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इधर हमको 20 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। क्लियर है? इसको कहते हैं एओ बाई एआई को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। हिंदी में कहेंगे यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ। इतना गुना हो जाता है फोर्स हमारा, कब? जब हम लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल के प्रिंसिपल पर इसको डिजाइन करते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि इसका डिजाइन हम लोग कर रहे हैं तो हम एओ को ज्यादा और एआई को क्या रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, जिससे हमारा एओ ज्यादा हो तो हमारा आउटपुट फोर्स अपने आप क्या मिले, अधिक मिले। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? अब देखिए, जब आप इसको दबाएंगे, इस हिस्से को दबाएंगे, नीचे करेंगे तो क्या होगा, एक फोर्स की वजह से पिस्टन किधर जाएगा, नीचे आएगा। तो जब पिस्टन ये वाला नीचे जाएगा तो लिक्विड नीचे जाएगा, और जब लिक्विड नीचे आएगा तो इधर लिक्विड अपने आप क्या होगा, उठेगा। बात क्लियर है? अगर इधर से लिक्विड नीचे जाएगा, यानी अगर इधर पिस्टन नीचे जाएगा तो इधर का पिस्टन क्या होगा, उठेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड यूज किए हैं वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक, तो अगर हम मान लें, ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट साइड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑन इनपुट साइड, डिस्प्लेसमेंट ऑन इनपुट साइड, विस्थापन किधर, इनपुट साइड पर। अगर इनपुट साइड का विस्थापन, इनपुट साइड का विस्थापन अगर हम मान लें डी आई, और आउटपुट साइड का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑन आउटसाइड क्या मान लें, डिस्प्लेसमेंट ऑन आउटपुट साइड को हम मान लें डी ओ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इधर जितना आयतन नीचे जाएगा उतना ही आयतन इधर क्या होगा, ऊपर उठेगा। जितना आयतन इधर नीचे जाएगा उतना ही आयतन इधर क्या होगा, ऊपर उठेगा। यानी जितना वॉल्यूम लिक्विड नीचे जाएगा उतने ही इक्वल वॉल्यूम का लिक्विड इधर ऊपर उठेगा। क्लियर है? अब क्योंकि इस तरफ और उस तरफ का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आई, और उधर हो जाएगा ए आउटपुट इंटू डी आउटपुट। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ए आउटपुट इंटू डी आउटपुट, ए आउटपुट इंटू डी आउटपुट। अब अगर डी आउटपुट निकालें तो क्या होगा, ए आई डिवाइडेड बाई ए ओ इंटू डी आई। अब क्योंकि ए ओ ज्यादा है और ए आई कम है तो ये वैल्यू एक से क्या होगी, कम होगी। एक से क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि ये वैल्यू एक से कम होगी तो हमारा डी ओ कम और डी आई ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि इनपुट पिस्टन ज्यादा नीचे जाएगा तो भी आउटपुट पिस्टन कम ऊपर उठेगा। यानी इन दोनों में ज्यादा नीचे कौन दबेगा, ये वाला, और ये कम उठेगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो ये भी चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक प्रॉब्लम, एक चीज और यूज कर सकते हैं। कैसे? ए आई और डी ए ओ का रेशियो क्या है, डी ओ बाई डी आई। ए आई और ए ओ का रेशियो क्या है, डी ओ बाई डी आई। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें
तो हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कैसे? FO इक्वल्स टू AO बाई AI इंटू FI तो है ही है। ये हो सकता है कितना, AO को इधर भेजिए और AI को नीचे लाइए तो DO इधर आ जाएगा। तो ये हो सकता है D इनपुट डिवाइडेड बाई D आउटपुट इंटू FI। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको एरिया ना दे करके डिस्प्लेसमेंट दे दे तो भी आप फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और एक चीज, इसी साइड और इस इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा FO इंटू DO बराबर FI इंटू DI। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। यानी अगर कार्य देखें तो जितना कार्य, जितना वर्क इस साइड पे हुआ है उतना ही कार्य इस साइड पर भी होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हमको कार्य का कोई फायदा यानी ऊर्जा का कोई फायदा नहीं देता है, यानी यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी यह ऊर्जा के संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन यह हमारे फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे हमारे गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग है, कार की पावर स्टीयरिंग क्या करता है? पहले स्टीयरिंग नॉर्मल आती थी तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी उसको घुमाने में, लेकिन अब पावर स्टीयरिंग्स की गाड़ियां आती हैं, आप आसानी से किसी गाड़ी का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैकेनिकल एडवांटेज को 100 गुना 150 गुना तक भी रखा किया जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा करने का यही टेक्निक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा है पर महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये आप पूरा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, जेई 2023 का 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का पास्कल लॉ के हाइड्रोलिक लिफ्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एकदम सीधा सवाल है। ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट व्हीकल्स ऑफ मास 5000 kg। यानी एक द्रव चालित लिफ्ट है जो 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी अधिकतम कितना वजन उठा सकता है? 500 kg का उठा सकता है। The area of cross section of the cylinder carrying the load is 250 centimeter square। लोड किस पर रहेगा? आउटपुट वाले पे कि इनपुट वाले पे? तो लोड रहेगा आउटपुट वाले पर, यानी आउटपुट आर्म को ही क्या बोलते हैं? लोड आर्म भी बोलते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर इज। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब अधिकतम वजन रखेंगे कहाँ? आउटपुट साइड पे। अब आउटपुट साइड पे अधिकतम वजन कितना रख सकते हैं? तो अधिकतम फोर्स रख सकते हैं मतलब वजन रख सकते हैं 5000 kg का। और उसका वेट कैसे निकालेंगे? तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 5 1 2 3 4, यानी 10 to the power 4 पास्कल। 5 into 10 to the power 4 न्यूटन। 5 into 10 to the power 4 न्यूटन का क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? तो 250, यानी एरिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि आउटपुट प्रेशर कितना हो जाएगा? तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स इज 5 into 10 power 4 डिवाइडेड बाई एरिया 250 into 10 power -4। क्यों? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 power -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 power -4 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 power 4 कहाँ चला गया? ऊपर, तो हो गया 5 into 10 power 8, ठीक, डिवाइडेड बाई 250, जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 500 into 10 to the power, कितना जीरो लिए हैं इधर? 2, तो यहाँ पावर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 250। 2 से 250 से काट दिए तो 2 into 10 power 6 पास्कल।
कितना आउटपुट प्रेशर आया, आउटपुट वाले साइड पर प्रेशर हुआ 2 × 10⁶ पास्कल। हम लोग जानते हैं पास्कल के नियम से कि जो प्रेशर हम इनपुट साइड पर अप्लाई करते हैं वही आउटपुट साइड पर मिलता है। तो अगर आउटपुट साइड का प्रेशर इतना है तो इनपुट साइड का भी प्रेशर कितना होगा, सेम होगा। सो 2 × 10⁶ पास्कल, 2 × 10⁶ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए जेई 2021 का 24 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये भी पास्कल लॉ पर ही बेस्ड है, थोड़ा टेक्निकली अलग तरीके से लिखा हुआ। A hydraulic press can lift 100 kg when a mass small m is placed on the smaller piston। यानी छोटे वाले पिस्टन पर, यानी जो छोटा पिस्टन है उस पर जब m मास रखा रहता है तो प्रेस यानी कि द्रव का जो द्रव चालित प्रेस है यानी लिफ्ट है वो 100 kg का वजन उठा सकता है। यानी जब छोटे वाले पर कितना रख रहे हैं, जब छोटे वाले पर m वजन रख रहे हैं तो ये कितना उठा सकता है, 100 kg का वजन उठा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर ऐसा है, अगर इस तरीके का है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट वाला बड़ा होता है तो ए बी फॉर बिगर लिख दे रहे हैं और इनपुट वाला स्मॉलर होता है ए एस फॉर स्मॉलर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 100/m हो गई, ये हो गई 100/m। क्लियर है क्यों, अभी हम लोग देखे थे कि FO/FI की वैल्यू ही इक्वल है किसके, AO/AI के। क्लियर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 100/m, 100/m। ठीक है, अब कह रहा है कि इट कैन लिफ्ट डैश kg व्हेन द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन, बड़े वाले पिस्टन को इज इंक्रीज बाई 4 टाइम। क्या बढ़ा है, एरिया नहीं, क्या, डायमीटर। तो अगर डायमीटर 4 टाइम कर दिए तो नया डायमीटर हो गया 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल। और हम लोग जानते हैं कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, तो नया एरिया हो गया हमारा कितना, नया एरिया कौन सा, लार्जर पिस्टन, लार्जर पिस्टन माने AB, तो नया AB हमारा हो गया जितना पहले था उसका 16 टाइम्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना कर दिए। एंड दैट ऑफ माने डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज बाई 4 टाइम्स। छोटा वाला पिस्टन, नया पिस्टन छोटे वाले का कितना हो गया एरिया, तो 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, तो जितना पहले डायमीटर था उसका D/4 हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा AS/16, AS/16। तो नया स्मॉलर वाला कितना है, AS/16। तो हमारा नया मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, डैश, MA डैश कितना आ जाएगा, AB डैश डिवाइडेड बाई AS डैश, जो हो जाता है 16AB डिवाइडेड बाई AS/16। ये 16 ऊपर गया तो 16 × 16 256 AB/AS, 256 AB/AS। और हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाई इनपुट फोर्स। तो सेकंड केस का आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाई सेकंड केस का इनपुट फोर्स का रेशियो इक्वल होगा नए वाले मैकेनिकल एडवांटेज के, जिसकी वैल्यू है 256 × AB/AS, और AB/AS की वैल्यू है 100/m, AB/AS की वैल्यू है 100/m, तो 100/m। और कह रहा है कि कीपिंग द सेम मास m ऑन द स्मॉलर, छोटे वाले पर हमने मास चेंज नहीं किया तो छोटे वाले का ये वाला मास क्या रहेगा, m ही रहेगा। तो FO डैश इक्वल टू सीधे सीधे क्या आ गया, 256 × 100
यानी 25600, तो कितना वजन उठा सकते हैं? नए मास पर कितना वजन उठा सकते हैं? फोर्स नहीं है, mg का m है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम चाहे FO बाई FI लिखें, चाहे क्या लिखें, मास एट आउटपुट डिवाइडेड बाय मास एट इनपुट लिखें, तो ये FO की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास एट आउटपुट और मास एट इनपुट। अब कहेंगे सर आप मास की जगह F कर दिए, इसलिए क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है mg, ऊपर भी जी है नीचे भी जी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चाहे फोर्स का रेशियो बनाए चाहे मास का रेशियो बनाए, इसीलिए हमने आपको सारा चीज रेशियो के फॉर्मेट में बताया है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैकेनिकल एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज के कंसेप्ट से करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे तुरंत लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए हम लोगों ने, हमारे पास एक क्वेश्चन है जेई 2022 27 जुलाई शिफ्ट वन का, 27 जुलाई शिफ्ट वन का। टू सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर contains water up to 100 centimeter and 1500 centimeter respectively. The vessels are interconnected so that the water levels in them become equal. The work done by the force of gravity during the process is, कह रहा है कि दो कंटेनर हैं सिलेंडर के, सिलिंड्रिकल, उनमें उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और वो एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनमें वाटर भरा हुआ है 100 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर की हाइट तक अलग अलग। द वेसल आर इंटरकनेक्टेड, उनको इंटरकनेक्ट कर दिया गया ताकि जो वाटर का लेवल है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस केस में क्या होगा, तो आपको पता है कि वाटर लेवल तब तक फ्लो होगा जब तक कि आप वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक वाटर लेवल बराबर ना हो जाए, और वाटर लेवल जब बराबर होगा तो एक सिलेंडर से जितना वॉल्यूम फ्लो करेगा उतना ही वॉल्यूम दूसरे सिलेंडर में इंटर करेगा। इसका मतलब कि जो कॉमन हाइट निकालते हैं वो कॉमन हाइट निकलेगा किस चीज के प्रिंसिपल से? वो कॉमन हाइट निकलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रिंसिपल से। तो नया वॉल्यूम दोनों जैसे एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक, एक सिलेंडर है ऐसा और उससे कनेक्टेड एक दूसरा सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक। इसमें पहले लिक्विड कितना था x1 हाइट तक और इसमें बाद पहले कितना था x2 हाइट तक। अब इनको जब आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे तो लिक्विड का हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लिक्विड का हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कॉमन हाइट हो गया x, तो इसका x हाइट और इसका x हाइट और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2 इंटू ए इंटू एक्स। और पहले एरिया कितना था a और हाइट पहले का था x1, तो पहले वाले के सिलेंडर में वैल्यूम हो गया ax1 और दूसरे वाले में हो गया ax2। तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो क्यों होगा, क्योंकि इसके सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों के पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वही वर्क डन था। कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था सेम चीज के लिए, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन वो भी था और उसका फॉर्मूला क्या आया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 dg ds इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर नहीं याद है आपको और आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर 3 में लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, 10-11 मिनट के आसपास के टाइम लगे थे और हमने पूरा इसका फॉर्मूला डिराइव किया था। इसीलिए किया था कि ऐसे सवाल तुरंत हो जाएंगे आपसे। देखिए कैसे आएगा आंसर। अब 1/4, ठीक है, g क्या है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, d फॉर डेंसिटी था तो d फॉर डेंसिटी यानी 1000, ठीक।
एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16 इंटू 10⁻⁴ हो गया, इंटू x2 माइनस x1 यानी 150 माइनस 100 जो हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 का स्क्वायर किए तो 2500 और सेंटीमीटर की जगह रखे तो 10⁻⁴ क्या मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/4 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 6 जीरो से ये 4 4 8 -8, तो -8 + 6 यानी कितना हो गया -2। 4 से काटे 4 चौके 16, 100 से काटे 25 चौके 100, 100 इंटू 10⁻⁻2 जो कितना हो जाता है 0.1 जूल। कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी कितना जूल हो जाएगा 1 जूल। तो आंसर कितना आया 1 जूल। तो फाइनल आंसर इज 1 जूल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप देखिए कि कितना आसानी से हम लोग ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी रही बात फॉर्मूला याद करने की, तो फॉर्मूला आप जब 1-2 बार डिराइव करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम लोग बस करते हैं, यानी आज की क्लास बस यहीं तक। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर, यूट्यूब के यू शेप का मैनोमीटर पढ़ेंगे और मैनोमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं और उस पर आए हुए विभिन्न एग्जामों के सवाल करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य जेईई और नीट ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एनडीए और बिटसेट जैसे एग्जामों के लिए भी उसमें आए सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।